तो देखिए ये कम्पैक्टनेस हमारा टॉपिक है। एज एज अ मीट्रिक स्पेस एवरी नॉर्म स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एज सच वन कैन टॉक अबाउट द कम्पैक्टनेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में भी कम्पैक्टनेस का टॉपिक है, लेकिन पता नहीं अभी तक आपने पढ़ा होगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कम्पैक्टनेस है हम उसको बताते हैं कि ये मीट्रिक में भी कम्पैक्टनेस पढ़ते हैं हम, टोपोलॉजिकल स्पेस में भी पढ़ते हैं, और ये नॉर्म स्पेस ये ऑलमोस्ट मीट्रिक की जो सिक्वेंशियल कम्पैक्टनेस उससे मिलता जुलता है, इसका आइडिया होता है। We have already studied two types of compactness of topological spaces, namely compactness and simple compactness and sequential compactness. In general, topological spaces, these concepts different. In metric spaces, however, these are coincide, यानी मिल जाते हैं. Thus, when we talk about the compactness of norm space, it would be in sense of sequential compactness. हम define करेंगे proper sequential compactness को. अच्छा, it would be. So compactness की a metric space X is said to be sequentially compact if every sequence in X has a convergent subsequence. तो यहाँ पे compactness की definition क्या है कि कोई भी metric space या norm space उस वक्त compact कहलाती है अगर उसके अंदर हर sequence एक convergent subsequence रखे. Every sequence has a convergent subsequence. Same definition norm space में repeat की गई है. Thus, a norm space n with this norm is compact if and only if every sequence in X has a convergent subsequence. इसी तरह एक norm space की subspace कब compact होती है तो वो भी इसी तरह होती है. A subset M of X is said to be compact if M is compact considered as a subspace of X. That is, every sequence in M has convergent subsequence whose limit is an element of M. मतलब कोई भी स्पेस उस वक्त कॉम्पैक्ट कहलाएगी अगर उसके अंदर हर सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता हो. और अगर कोई सब स्पेस है तो स्पेस का सब स्पेस सबसेट ही होता है. तो उस कब सब स्पेस हमारे पास कॉम्पैक्ट कहलाएगी, सेम वही क्राइटेरिया उस पर अप्लाई होगा. से एम हमारे पास सब स्पेस है एक्स की, तो एम कब कॉम्पैक्ट होगी जब एम के अंदर हर सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखे, यानी उसके अंदर एक सब सीक्वेंस हो जिसकी लिमिट या कन्वर्जिंग पॉइंट एम का एलिमेंट हो. ये देखें इसमें ये नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा टोपोलॉजिकल आइडिया दिए गए. टोपोलॉजिकल स्पेस में सिक्वेंशियल कम्पैक्टनेस की भी डेफिनेशन होती है और एक कम्पैक्ट कवर वाली भी डेफिनेशन होती है. यानी अगर एवरी हर ओपन कवर कंटेन करे फाइनाइट सब कवर, तो उसको भी हम एक कवर की डेफिनेशन है. कवर में फिर ओपन कवर होता है जो ओपन सेट से बनता है. तो अगर हर ओपन कवर एक फाइनाइट सब कवर रखता हो तो टोपोलॉजिकल स्पेस में उसको भी कॉम्पैक्ट बोलते हैं. लेकिन यहाँ हमारी मुराद सिक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस से ही है. यानी अगर स्पेस के अंदर हर सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये कॉम्पैक्ट है. तो ये उस पर एक लेमा है. लेमा हमारे पास ये है, अ compact a compact subset M of X is always closed and bounded. यानी कि किसी भी मीट्रिक स्पेस का जो compact सबसेट होता है वो क्लोज्ड और बाउंडेड होता है. किसी भी मीट्रिक स्पेस का compact सबसेट क्लोज्ड और बाउंडेड होता है. ये हमने प्रूव करना है कि अगर एक मीट्रिक स्पेस है और M उसका सबसेट है तो
अगर वो कम्पैक्ट है तो लाजमी वो क्लोज और बाउंडेड होगा। तो हमने कम्पैक्ट सपोज करना है और क्लोज और बाउंडेड प्रूफ करना है। गिवन M is contained in X, M जो है सबसेट X का, व्हाट इज X? X इज अ मेट्रिक स्पेस and M is compact. We want to show that M is closed and bounded. So पहले हम क्लोज शो करते हैं, और क्लोज तब कोई सेट क्लोज होता है जब उसका क्लियर उसके इक्वल आ जाता है। ऑल्सो वी नो दैट, हम जानते हैं कि हर सेट में क्लियर में कंटेन करता है। दो सेट्स को इक्वल कब कैसे प्रूव करते हैं? एक सेट दूसरे में कंटेन करे और दूसरा पहले में कंटेन करे। तो हम जानते हैं कि सेट हमेशा अपने क्लियर में कंटेन करता है, तो हम सिर्फ प्रूव करवाते हैं कि क्लियर जो है वो सेट में कंटेन करता है। ऐसा क्यों करवा रहे हैं? जब एम क्लियर में कंटेन करेगा, एम क्लियर एम में कंटेन करेगा, तो एम क्लियर के इक्वल आ जाएगा, और जब कोई सेट अपने क्लियर के इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्लोज बोलते हैं। तो हमने प्रूफ करवाना है कि एम क्लियर कंटेन करता है एम में। तो इसके लिए हम एम क्लियर से एक जनरल एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे कि वो एम का एलिमेंट है। तो यहाँ से देखिए हमने एक एक्स एलिमेंट लिया एम क्लियर से, तो एम क्लियर क्योंकि इक्वल होता है एम यूनियन एम डी से। तो अगर तो एलिमेंट एम क्लियर से है, मतलब एक्स बिलोंग करता है एम यूनियन एम डी को, तो अगर तो वो पहले सेट से भी हो सकता है, दूसरे से भी हो सकता है, और दोनों से भी हो सकता है। यूनियन में होने का ये मतलब है। अगर वो एम से है तो यहाँ से शो हो गया कि एम बार कंटेन करता है एम में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एम में हो। अगर वो एम डी को बिलोंग करता है तो एम डी से मुराद है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एम। तो इसका मतलब है वो लिमिट एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ एम, देन देयर इज अ सीक्वेंस इन एम सच दैट एक्स एन टेंड्स टू एक्स। तो अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट हो, तो सेट के अंदर हमेशा एक सीक्वेंस होता है जो उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होता है। तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक्स एम का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब एम के अंदर एक सीक्वेंस होगा एक्स एन जो एक्स को कन्वर्ज कर रहा होगा। सिंस एम इज कम्पैक्ट, क्योंकि एम कम्पैक्ट है, हेंस इसका मतलब है कम्पैक्ट का मतलब है कि उस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होगा जो कि उसी के एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब एक्स एन अगर सीक्वेंस एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा हो तो उसका हर सब सीक्वेंस भी उसी एलिमेंट को कन्वर्ज करता है, यानी सीक्वेंस की लिमिट और उसके सब सीक्वेंस की लिमिट सेम होती हैं अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो। यहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो कम्पैक्ट होने की वजह से इस सीक्वेंस का सबसीक्वेंट होगा जो कि इसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा। और कम्पैक्टनेस ये भी बताती है कि कन्वर्जिंग पॉइंट उसी सेट का एलिमेंट होगा, इसलिए एक्स बिलोंग करता है एम को, हेंस एम बार कंटेन्ड इन एम। सो बाय ये जो 1 2 और 3 एम इज इक्वल टू एम बार। सो इससे शो हो गया कि एम हमारे पास जो है वो क्लोज सेट है। मैं रिपीट करता हूँ, हमने एम को कम्पैक्ट सेट लिया और उसको क्लोज प्रूव करना था, तो हम उसको क्लोज प्रूव करने जा रहे हैं इन अ सेंस एम इक्वल शो कर देंगे उसके क्लियर के। तो हम जानते हैं कि अब एम को एम के क्लियर के कैसे इक्वल शो करेंगे? डबल कंटेनमेंट से। पहले तो हम वैसे ही इन जनरल जानते हैं कि अगर एक सेट का क्लियर हो और सेट हो, उसमें क्या रिलेशन होता है? सेट हमेशा अपने क्लियर में कंटेन करता होता है, क्योंकि सेट इक्वल टू होता है सेट यूनियन उसके लिमिट पॉइंट का सेट। तो सेकंड हम प्रूव करना चाहते हैं कि एम बार कंटेन करता है एम में। तो उसके हमने दो पार्ट्स किए। जब एम बार में एलिमेंट होगा तो एम बार इक्वल होता है एम यूनियन एम डी से, इन सेट यूनियन लिमिट पॉइंट के सेट से। तो एक्स अगर एक्स बिलोंग करता है एम को, अगर एम बार को बिलोंग करता है तो वो एम यूनियन एम डी को बिलोंग करेगा। और एम यूनियन एम डी को बिलोंग करने का मतलब है या वो एम में होगा या एम डी में होगा। अगर एम में होगा तो ये प्रूव हो गया कि एम बार से एलिमेंट लिया था और वो एम में जा रहा है। अगर वो एम डी में होगा तो यहाँ से हम आगे प्रोसेस करते हैं। एम डी होने का मतलब है एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एम। यहाँ पे हम एक रिजल्ट यूज करते हैं कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट हो तो सेट के अंदर सीक्वेंस होता है जो उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होता है। तो इसे अगर एक्स एन जो है एम का सीक्वेंस है तो एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करेगा। और क्योंकि एम कम्पैक्ट है और कम्पैक्ट की डेफिनेशन बताती है कि उसके अंदर पाए जाने हर सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह एक्स एन का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। हम उसको कोई नाम नहीं दे रहे, और बस वो जो भी होगा वो भी एक्स को कन्वर्ज करेगा। और न सिर्फ कन्वर्ज करेगा, कम्पैक्ट की डेफिनेशन कहती है कि वो जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा उसकी लिमिट जो है वो उसी कम्पैक्ट सेट का एलिमेंट होगी, इसलिए एक्स बिलोंग करता है एम को। तो एक्स को लिया था एम बार से, हमने दो सूरतें बनाई, दोनों सूरतों में शो कर दिया कि एम से लें तो वो एम बार से लें तो वो एम में चला जाता है, यानी प्लेयर से लें तो वो एम में चला जाता है। तो अगर एक जनरल एलिमेंट को प्लेयर से लेके हम
एम में प्रूव कर दें तो इसका मतलब है एम बार के हर एलिमेंट को या एम प्लेयर के हर एलिमेंट को एम में शो कर सकते हैं। सो एम प्लेयर इज कंटेन्ड इन एम, और वन में था कि एम कंटेन्ड इन एम प्लेयर, हमने अब शो कर दिया एम प्लेयर कंटेन्ड इन एम। सो बाय डबल कंटेनमेंट एम प्लेयर एम के इक्वल हो गया। इस तरह से एम इज क्लोज्ड। सेकंड प्रूफ करना था कि कॉम्पैक्ट सेट बाउंडेड भी होता है। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट एम इज बाउंडेड। तो इसको हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव प्रॉपर्टी से, कि अगर हम अनबाउंडेड लेते हैं और उससे कोई कंट्राडिक्शन लेंगे। सपोज एम इज अनबाउंडेड, अगर हमारे पास एम अनबाउंडेड हो देन एम कंटेन्स एन आर्बिट्रेरी सीक्वेंस वाई एम। तो हर अनबाउंडेड सीक्वेंस में एक ऐसा हर अनबाउंडेड सेट में एक अनबाउंडेड सीक्वेंस पाया जाता है सच दैट उस सीक्वेंस की टर्म्स का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। ये अनबाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन की एप्लीकेशन है। फिर b इज एनी फिक्स्ड एलिमेंट, दिस सीक्वेंस हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं रखेगा। क्यों? अगेन ये हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव से प्रूव कर रहे हैं। इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताना चाहूँगा। तो इसको अगर आप नीचे आए तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, यानी ये स्टेटमेंट कि P इम्प्लाइज Q, P को सपोज करके Q को प्रूव कर देना, ये इक्वलेंट होता है। अगर हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, हम नॉट Q लें और नॉट P प्रूव कर दें। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्वलेंट स्टेटमेंट क्या होंगे? नॉट बाउंडेड इम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंट। तो इस तरह से ये क्योंकि सीक्वेंस हमारे पास जो है वो बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। और कन्वर्जेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है हमारे पास सेट कम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेट को हमने कम्पैक्ट लिया हुआ है। तो ये कंट्राडिक्शन आ रही है। इस कंट्राडिक्शन की वजह से हम कहते हैं कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। सपोजिशन हमने क्या थी कि सपोज एम इज अनबाउंडेड। सो अगर m को अनबाउंडेड लेते हैं तो विद इन गिवन कंडीशंस m कॉम्पैक्ट नहीं रहता। इसका मतलब है m जो है वो हमारे पास बाउंडेड है। तो इस तरह से हमने एक सेट को कॉम्पैक्ट लिया और प्रूव किया कि वो क्लोज भी होता है और बाउंडेड भी होता है। तो इस लेमा का कन्वर्स देखें। कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स ये है कि अगर हमने कहा कि मीट्रिक स्पेस के अंदर सेट कॉम्पैक्ट हो तो वो क्लोज और बाउंडेड होता है। तो क्या अगर सेट क्लोज और बाउंडेड हो तो वो कॉम्पैक्ट होना भी ज़रूरी है? तो ये कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसलिए इसको एग्जाम्पल से आगे शो किया जा रहा है। ये देखिए ये रिमार्क है, द कन्वर्स ऑफ द अबव लेमा इज नॉट ट्रू। इसके लिए एग्जांपल ली जा रही है स्पेस L2 की। तो स्पेस LP हम पढ़ चुके हैं। स्पेस LP में तमाम ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जिनकी पीथ पार की मॉडल सीरीज कन्वर्ज करती है। तो P की जगह अगर 2 रख दें तो L2 स्पेस में तमाम ऐसे सीक्वेंस होंगे जिनकी टूथ पार की मॉडल सीरीज कन्वर्ज करती है। एक तो ये जहन में रखना है। सेकंड, LP पे हमने पीथ नॉर्म लिया था, पढ़ा था कि x norm is equal to summation I from 1 to n xi mod raised to p total raised to power 1 over p। लेकिन इस पे टू नॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। तो टू नॉर्म हमारे पास होता है कि हमने जो कंपोनेंट्स हैं उसके हमारे पास एलिमेंट्स के उनकी मॉड की पावर 2 लेनी है, टोटल p की जगह पे यानी 2 और 1 और p की जगह 1 और 2 यूज करना है। इस नॉर्म के तहत L2 स्पेस नॉर्म स्पेस होती है। और जिस तरह हर स्पेसिस के और आगे क्योंकि हमारे पास L2 के एलिमेंट्स हैं जो x अंदर से हम ले रहे हैं सीक्वेंस ले रहे हैं, तो L2 के एलिमेंट की टूथ पार की मॉडल सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए जैसे LP के एलिमेंट की पीथ पार की मॉडल सीरीज कन्वर्ज करनी चाहिए। तो ये साइड पे ये बताया गया अगर XM के एलिमेंट्स हैं हमारे पास x1 x2 सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है और ये L2 का एलिमेंट है तो इसकी टूथ पार की मॉडल सीरीज कन्वर्ज करेगी। मीन उसके हर कंपोनेंट का मॉड लें, पावर 2 लें, ऐड करें तो जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्ज करेगी। और कन्वर्ज का एक हमारे पास फैक्ट ये है कि इसके इस सीरीज का सम फाइनाइट होता है, इसलिए समेशन आई फ्रॉम 1 टू एनी एक्स आई लेस देन इंफिनिटी लिखा हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हम एक एग्जांपल प्रोवाइड करने जा रहे हैं ऐसे सेट की जो कि एक स्पेस के अंदर ऐसा सेट जो कि क्लोज्ड और बाउंडेड है लेकिन कम्पैक्ट नहीं है। ऊपर हमने प्रूव किया है कि मीट्रिक स्पेस के अंदर कम्पैक्ट सेट क्लोज और बाउंडेड होता है। तो हम शो करने जा रहे हैं एक ऐसा सेट जो कि क्लोज और बाउंडेड है लेकिन कम्पैक्ट नहीं है। तो ये स्पेस है हमारे पास L2 स्पेस और इसमें नॉर्म इस तरह से डिफाइंड है। हम चेक कर सकते हैं नॉर्म की तीनों कंडीशन इस पर सेटिस्फाई होती हैं। सो दिस इज अ नॉर्म स्पेस और एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस।
ये कुछ थ्योरम्स हैं, ये एक्चुअली बैक पेजेस थे, उन्होंने साथ ही फोटोकॉपी हो गए हैं, और ये मैंने खुद से भी इसको किया था। ये वो थ्योरम्स हैं जो पीछे हमने यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी के क्लियर से एलिमेंट हो तो एक्शन उसको कन्वर्ज करता है। इसी तरह दूसरा थ्योरम भी है। फिलहाल हम अपने रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट में ये पेज शामिल नहीं है, ये एल टू स्पेस का दूसरा पार्ट हमारे पास आ गया। तो जिस तरह हमारे पास आर स्क्वेयर के स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 1 0 और 0 1, इस तरह आर एन के हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 1 0 0 0 एन टाइम्स, और इस तरह 0 1 0 0 0। इसी तरह L2 के हमारे पास जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो E1 E2 EN सो ऑन। ये इन्फिनिट डायमेंशनल है, फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है। इसमें E1 हमारे पास होता है 1 0 0 0, E2 होता है 0 1 0 0 0, और इसी तरह EN होगा 0 0 nth पे 1 आ जाएगा, और अगले कंपोनेंट फिर 0 होंगे, और ये चलते जाएंगे, ये रुकते नहीं हैं। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं E1 E2 N, ये L2 के अंदर बेसिस परफॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस परफॉर्म करते हैं। इसको रोनिकल डेल्टा के तौर पे भी बोलते हैं। साइड में रोनिकल डेल्टा डिफाइंड है डेल आई जे की फॉर्म में। एक्चुअली इन्हीं को एक्सप्लेन किया जाता है कि जब आई और जे हमारे पास कितना हो तो इसकी क्या वैल्यूज होती है। उसको खोल लें रोनिकल डेल्टा को, तो यही वेक्टर्स निकलते हैं जो E1 E2 की फॉर्म में शो किए जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये वाला हम सेट ले रहे हैं, बेसिस वाला सेट L2 स्पेस में से, जिसको हम शो करेंगे कि ये L2 नॉर्म स्पेस के अंदर, नॉर्म भी वहाँ पे गिवन है, ये ऐसा सेट है जो कि क्लोज्ड और बाउंडेड है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है। तो देखें, जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर हम इसकी nth टर्म का, En टर्म का नॉर्म लें, या इसका लें, E1 का लें, E2 का लें, E3 का लें, तो नॉर्म कैसे निकलता है, पीछे हमने नॉर्म की डेफिनेशन इसमें L2 में पढ़ी थी कि हर कंपोनेंट का मॉडुलस का स्क्वायर लेना है और उनको प्लस कर देना है, और टोटल का 1/2 ले लेना है। तो ये 1 का मॉड 1 ही रहेगा, 0 का मॉड 0, और इनको ऐड करेंगे तो 1 ही आंसर आता है। 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसलिए देन हमारे पास हर एलिमेंट का जो नॉर्म आ रहा है वो 1 आ रहा है। देन बी इज बाउंडेड सिंस ई नॉर्म इज इक्वल टू 1। सिंस ई नॉर्म इज इक्वल टू 1, और फिर हम बी सेट का डायमीटर निकालते हैं। एक सेट के बाउंडेड होने की एक डेफिनेशन हमारे पास ये भी है कि हर वो सेट बाउंडेड होता है सेट जिसका डायमीटर फाइनाइट हो। और सेट का डायमीटर कैसे लेते हैं, सेट के हर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लें और उनका सुप्रीमम ले लें। तो अगर हम इनसे सेट के हर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लें, डिस्टेंस का क्या मतलब है, यानी E1 और E2, E1 और E3, इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं, तो कंपोनेंट वाइज इनको माइनस करेंगे। जैसे देखिए E1 इंटू के दरमियान ले तो 1 - 0, 0 - 1 एंड सो ऑन, ये आ जाएंगे। और फिर ले इनके मॉड, तो ये हमारे पास दो ही जगह पे 1 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास ये 1 + 1 2, और टोटल का अंडर रूट, जो पीछे नॉर्म की डेफिनेशन दी हुई है उसको मीट्रिक में शिफ्ट करके अगर हम ले तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट आता है किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस। तो E1 E2 E1 E3 E4 E5 जिसके दरमियान में लेंगे ये 2 अंडर रूट आएगा। ये एक सेट बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट, ये डी ऑफ एक्स वाई विद डिफरेंट एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू बी। इनका सुप्रीमम भी आएगा 2 अंडर रूट। तो 2 अंडर रूट क्योंकि फाइनाइट नंबर है, तो बी सेट का डायमीटर क्योंकि फाइनाइट आ रहा है, इसलिए ये वाला सेट बाउंडेड है। ये वाला सेट बाउंडेड है। तो हमने एक सेट लिया और शो किया कि वो बाउंडेड है। सेकंड, आल्सो बी इज क्लोज in L square because no point of L square is a limit point of B. So the right set BD is phi, और अगर हमारे पास राइट सेट फाई हो तो BD कंटेन करेगा हमारे पास B के अंदर, क्योंकि फाई सेट हर सेट में कंटेन करता है। और इसलिए ये सेट हमारे पास किसी सेट सेट तब क्लोज्ड होता है जो उसके तमाम लिमिट पॉइंट इनका सेट सेट के अंदर कंटेन करें। अगर सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो तो वो भी सेट क्लोज होता है, क्योंकि उसका सेट लिमिट पॉइंट का सेट निकलता है फाई, और फाई हर सेट में कंटेन करता है। या अगर आप बी का क्लियर निकालें तो वो आएगा बी यूनियन बी डी, या और बी डी क्या है, फाई। तो बी यूनियन बी डी यानी बी यूनियन फाई बी ही आ जाएगा। तो बी का क्लियर बी के इक्वल आ जाते, साइड पे निकाला भी गया है। तो इससे शो होता है कि ये सेट हमारे पास क्लोज भी है और बाउंडेड भी है।
जो ये बताया जा रहा है कि कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, इसको आप गौर से इसका ग्राफिकली जायजा लें तो ये वेक्टर्स अब यहाँ पे ग्राफ शो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करें आर एन में तो 1 0 0 या आर स्क्वेयर में शिफ्ट करें तो जो वेक्टर्स होते हैं 1 0 और 0 1 जो कि बेसिस बनाते हैं, तो 1 0 बिल्कुल हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है और जो 0 1 होता है बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस पे होता है। तो इस पॉइंट पे को अगर सेंटर मान के हम ओपन स्फीयर नेबरहुड ड्रॉ करें तो वो सेट के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे नेबरहुड होंगे जो दूसरे वेक्टर तक तो पहुंचते ही नहीं, उनका इंटरसेक्शन दूसरे एलिमेंट से फाई आ जाता है। तो इसलिए कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट उसके इसके जो पॉइंट्स हैं बहुत गैप गैप के साथ पड़े हुए हैं, यानी 1 0 0 पॉइंट जो L2 में एक जगह पड़ा हुआ है तो बहुत सारा गैप है और फिर जाके नया वेक्टर आता है 0 1 0 0 0। तो अगर हम कोई ऐसे बेशुमार छोटे छोटे रेडियस हैं E1 को सेंटर मान के या किसी को भी सेंटर मान के अगर हम ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, जबकि लिमिट पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि जिस पॉइंट को भी सेंटर मान के हम ओपन स्फीयर्स ड्रॉ करें या नेबरहुड ड्रॉ करें, उन तमाम नेबरहुड्स का इंटरसेक्शन बी सेट के साथ नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए। इसलिए कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, प्लेयर बी के इक्वल आ जाता है, ये सेट क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं है। कॉम्पैक्ट का भी यहीं से ही हमें लिमिट पॉइंट से ही आइडिया मिलता है, सिंस बी इज इन्फिनिट एंड नो पॉइंट ऑफ इट इज अ लिमिट पॉइंट, और इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, सो इट हैज़ नो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर हमारे पास अगर कोई लिमिट पॉइंट की सेट ना हो तो उसके अंदर कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं होता जो उसको कन्वर्ज करे। अगर सीक्वेंस तभी पाया जाता है जब सेट का कोई लिमिट पॉइंट हो, अगर लिमिट पॉइंट हो तो सेट के अंदर कोई सीक्वेंस होता है जो उस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसके अंदर ना कोई सीक्वेंस होगा ना कोई ऐसा सब सीक्वेंस होगा, तो सब सीक्वेंस एक्चुअली सीक्वेंस ही होता है जो कि इस पॉइंट को किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा हो। दिस implies that B is not compact। तो इसका मतलब सीक्वेंस तो ऑफ कोर्स पाए जाएंगे, लेकिन ऐसा सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसी लिमिट पॉइंट के अगेंस्ट आता है। तो हमारे पास सेट का लिमिट पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं होगा जिसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस पाया जाए। तो जो L2 की जो स्टैंडर्ड बेसिस वाला सेट है बी, जिसको हमने बताया कि ये 1 0 0 0 सो ऑन और 0 1 0 0 सो ऑन एंड सो ऑन, ये जो सेट है ये बाउंडेड है, ये हमारे पास क्लोज्ड है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट नहीं है। बाउंडेड क्यों है? गिवन नॉर्म के तहत इसका डायमीटर फाइनाइट आता है। क्लोज क्यों है? इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका क्लियर इसके इक्वल आ जाता है, इसलिए क्लोज्ड है। और कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं है तो किसी भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो every compact set in a metric space is closed and bounded, but every closed and bounded set may or may not be compact। इसके साथ हमारे पास एक अगला थ्योरम है, तो आज हम इस थ्योरम को भी करेंगे। इसके लिए हम सेकंड मीटिंग जो है वो ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इसमें ये मुकम्मल नहीं होगा, टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो आप प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स हैं, तो जब तक आप साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे, खुद से रीडिंग नहीं लेंगे तो ये समझ नहीं आएंगे। तो एक दफ़ा इसको कोशिश करें सुनने की।